हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल डीके इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आज की वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ सिंथेसिस पार्ट 3 में सिंपल सेंटेंस का नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है। देखिए, जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है, इसका मेन मतलब होता है कर्ता स्वतंत्र। क्या होता है? कर्ता स्वतंत्र। इसका मतलब ये है कि दो वाक्य दिए होंगे आपके। देखिए, बहुत अच्छे से गौर से समझिएगा आप लोग। इसमें दो वाक्य दिए होंगे। एक वाक्य मान लो यहाँ पे दिया होगा फुल स्टॉप, फिर एक उसी के आगे दूसरा वाक्य दिया होगा फुल स्टॉप। तो देखिए, जो पहला वाक्य होगा और दूसरा वाक्य होगा, उनमें जो है कि जो ये कर्ता होंगे ये भिन्न भिन्न होंगे। बस ये आपको बहुत अच्छे से नोटिस रखना है। ये जो सब्जेक्ट होंगे ये दोनों, ये वाला सब्जेक्ट दूसरा कुछ होगा और ये वाला जो सब्जेक्ट होगा वो और कुछ होगा, दूसरा कुछ होगा। और देखिएगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में सबसे जो रियल फैक्ट है वो है आपका कैजुअल रिलेशन। कैजुअल रिलेशन, यही इस पर मेन मुद्दा है हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पर। कैजुअल रिलेशन, कैजुअल रिलेशन का मतलब क्या होता है, ये यूज इसमें हम जानेंगे और इसी यूज से हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को सिंपल सेंटेंस बनाते हैं सिंथेसिस में। देखिए, कैजुअल रिलेशन का मतलब ही होता है जिसमें जो जब दो वाक्य लिखे हों, जैसे एक वाक्य इधर लिख के आएगा, फिर एक सेंटेंस इधर रहेगा, दो सेंटेंस होंगे, उन दोनों सेंटेंस में ही कैजुअल रिलेशन पाया गया हो। अगर दोनों वाक्यों में कैजुअल रिलेशन पाया गया होगा तभी हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। और कैजुअल रिलेशन का मतलब यह होता है कि वाक्यों में कारण या परिणाम प्रकट होना चाहिए। क्या प्रकट होना चाहिए? कारण या परिणाम। मतलब कहने का इसका कैजुअल रिलेशन के कारण या परिणाम का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि अगर कोई घटना घटित हुई है तो उसी का कारण यहाँ पर होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर कोई केस हुआ है तो वो केस इस केस की वजह से होना चाहिए। मतलब कहने का होता है कि दोनों घटनाएं ऐसे घटित होनी चाहिए कि एक घटना का कारण दूसरी घटना का परिणाम होना चाहिए। जैसे कह दिया जाए, आपको मैं एक एग्जांपल बता दूं, ऐसे ही आप लोग सोचिए, इस टाइप का वाक्य आएगा जैसे कारण या परिणाम का। जैसे कह दिया जाए कि पुलिस आई, चोर भागे। तो देखिए, मान लो जैसे लिखा है यहाँ पे, मैं एक समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से एग्जाम्पल आपको। पहले मैं हिंदी में समझाऊंगा, फिर आपका उसका सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाए। देखिए, जैसे कह दिया जाए कि पुलिस आई, जैसे ये एक सिंपल सेंटेंस मान लो ऐसे ही बना हुआ है सेंटेंस। और एक दूसरा उसी में लिखा हुआ है कि चोर भागे, जैसे मान लो ये सेंटेंस है। तो देखिए, इन दोनों में कैजुअल रिलेशन है। क्योंकि देखो, पहले तो देखो दोनों के कर्ता भिन्न भिन्न है। इसी टाइप में आएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसमें है वाक्य का कर्ता पुलिस इस वाक्य में, और इस वाक्य में वाक्य का कर्ता है चोर। तो देखिए, इन दोनों वाक्यों के कर्ता तो भिन्न है। और जबकि कैजुअल जो ये जो हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है, इसका मतलब भी होता है कि कर्ता स्वतंत्र, अर्थात कर्ता भिन्न भिन्न होने चाहिए। तो देखिएगा, देखिए इस दोनों वाक्यों में आपके कर्ता स्वतंत्र हैं। ये पहला रूल हो चुका हमारा। अब दूसरा रूल क्या है कि कारण या परिणाम होना चाहिए। तो वो भी प्रकट हो रहा दोनों वाक्यों में। क्यों? क्योंकि देखो, चोर भागे हैं। तो चोर भागे हैं तो क्यों भागे हैं? क्योंकि पुलिस आई है तभी तो भागे हैं। तो चोर भागने का जो परिणाम है वो कारण है पुलिस आने का। पुलिस आई है तब चोर भागे, नहीं तो ऐसे तो चोर भागे नहीं है। तो ऐसे ही वाक्यों में हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं जब दोनों वाक्यों में कारण या परिणाम प्रकट हो रहा हो। ठीक है, तो ये हमारा मतलब होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। तो देखिए, चलिए अब सीधा डायरेक्ट अपने टॉपिक पर हम लोग आ जाते हैं। तो देखिएगा, मैं एक एग्जांपल लिखूंगा पहले, फिर आपको समझाऊंगा कि उसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं ऐसा ही एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जैसे लिखा है द पुलिस अराइव्ड, फुल स्टॉप। इसके बाद एक और सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, द रॉबर, रॉबर मैंने होता है लुटेरे, द रॉबर रैन अवे। जैसे मान लो ये एक सेंटेंस दिया गया है। ठीक है, तो देखिएगा, द पुलिस अराइव्ड, फुल स्टॉप, द रॉबर रैन अवे। इसका मतलब होता है पुलिस पहुंची, लुटेरे भागे। तो देखिए, ये जो लुटेरे हैं ये क्यों भागे हैं? ये इस वजह से भागे हैं क्योंकि ये पुलिस वहां पे पहुंची है। इसका मतलब है दोनों वाक्यों में कारण या परिणाम प्रकट हो रहा है। परिणाम है हमारा लुटेरों को भागना, और इसके बाद कारण है हमारा पुलिस का आना। पुलिस आई है, यही कारण है, तभी उसका परिणाम निकला है कि लुटेरे लोग वहां से क्या हुए हैं? भागे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगाएंगे। तो देखिए, अब रूल क्या होता है दोस्तों? रूल ये होता है कि जो हमारा पहला कर्ता होता है हमारा, ये देखिए पहला, जो पहली घटना होती है, क्योंकि पहले पुलिस आई है तभी तो लुटेरे भागे हैं। तो जो पहली घटना होती है उसके सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट लीजिए आप उसका,
जो भी सब्जेक्ट है जैसे द पुलिस, उसके तुरंत बाद हैविंग का प्रयोग कर देते हैं। बस इतना आपको नोटिस करना है। बाकी आप कुछ भी लिखा हो सब आप पहले वाक्य में पूरा उतार दीजिए वैसे ही। और जो दूसरा सेंटेंस है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में, दूसरे सेंटेंस को तो टच ही नहीं करना है, उसको तो कॉमा लगा के सेम वैसे ही उतार देना है। तो देखिएगा इसका सेंटेंस का हमारा आंसर क्या बनेगा। इसका आंसर बनेगा द पुलिस हैविंग अराइव्ड, यही तो बनेगा क्योंकि कर्ता के तुरंत बाद हैविंग आ जाएगा। हैविंग अराइव्ड और फिर कॉमा लगा के देखिए पहला वाक्य तो अब समाप्त हो गया यहाँ से। अब दूसरा वाक्य जो होता है वो कॉमा लगा के उतार दिया जाता है। तो द, यहाँ पूरा वाक्य उतार दीजिए, द रॉबर रैन अवे, बस हो गया हमारा। देखिए तो ऐसे आपको अगर कोई वाक्य आ जाए कि जिसमें कर्ता स्वतंत्र हो और दोनों में कैजुअल रिलेशन हो तो ये रूल फॉलो किया जाता है। कर्ता के बाद आप तुरंत हैविंग का प्रयोग कर दीजिए जो पहली घटना होती है, और दूसरे वाक्य को तो हम सेम वैसे उतार देते हैं कॉमा, उसको तो टच ही नहीं करना है। तो ये पहला रूल नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का दोस्तों हमारा समाप्त होता है। चलिए दूसरा रूल इसी का देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों रूल नंबर 2 हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का बिल्कुल हाजिर है। तो देखिए रूल नंबर 2 में क्या होता है दोस्तों, सेम वही घटना होती है, बिल्कुल सेम, दोनों वाक्यों के कर्ता भी स्वतंत्र होंगे। ये देखिए इसमें कर्ता दूसरा कुछ है और इसमें कुछ दूसरा है। बस ध्यान ये देना है कि जो हमारे पहला वाक्य होता है उसको अगर हम ईजे मार वाज वेयर पर दिए गए हों, मान लो, कहने का मेरा मतलब ये है कि रूल हमें पहला ही लगाना है, सेम वही चीज़ है, लेकिन मतलब मेथड सेम वही है कि कर्ता भी स्वतंत्र होंगे और पहले वाक्य की वजह से ही दूसरी घटना घटित हुई होगी। मतलब कि इसमें लिखा है कि द टीचर वाज एब्सेंट, अध्यापक अनुपस्थित था, द बॉयज डिड नॉट वर्क, लड़कों ने काम नहीं किया। इसका मतलब है कि लड़कों ने काम क्यों नहीं किया, क्योंकि अध्यापक हमारा क्या है, अनुपस्थित है। तो इसका मतलब है कि ये जो दूसरा रिजल्ट है ये हमारा द बॉयज डिड नॉट वर्क, ये रिजल्ट का रीजन क्या है कि क्योंकि द टीचर वाज एब्सेंट। देखो बच्चों ने काम नहीं किया है क्योंकि अध्यापक अनुपस्थित था। तो इसका मतलब है कारण और परिणाम दोनों वाक्यों में प्रकट हो रहा है। तो इसका मतलब है सेम वही भी घटना इसमें भी लगेगी जो रूल नंबर 1 में लगा था। लेकिन रूल नंबर 1 में देखिए वहाँ पर ईजे मार वाज वेयर का प्रयोग नहीं था। जब वाक्य में ईजे मार वाज वेयर का प्रयोग ना किया गया हो तब रूल नंबर 1 लगता है। और लेकिन वाक्य में सेम वही प्रोसेस हो, लेकिन पहला जो वाक्य होता है उसमें अगर हमारा इज, एम, आर, वाज और वर, इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में, तो उसमें हम इनको हटा देते हैं, इनके स्थान पर हम बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। बस इतना आपको नोटिस करना है। तो देखिएगा ये वाक्य हमारा क्या बनेगा, बहुत सरल है। अगर आपको पहला रूल आ गया तो आपके इसमें 3 रूल हैं, 3 में ये दूसरा है, सब तीनों रूल वही सेम है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो देखिए इसका क्या आंसर बनेगा, इसका आंसर बनेगा द टीचर बीइंग absent, फिर कॉमा लगा दीजिए। दूसरा वाक्य तो बिल्कुल दूसरे वाक्य में तो कुछ करना ही नहीं, दूसरा वाक्य सेम वैसे उतार दिया जाता है। पूरे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में दूसरे वाक्य को जब हम हल करते हैं तो दूसरे वाक्य को केवल कॉमा के साथ ही रखते हैं, कॉमा के साथ उतार देते हैं, बस और कुछ नहीं। जो भी घटना होती है हमारे वो पहले सेंटेंस में ही होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अब इसका तीसरा रूल। तो दोस्तों देखिएगा तीसरा रूल बिल्कुल हाजिर है आपके सामने विद एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए तीसरे रूल में क्या है कि देखिए बहुत ही इजी है, बिल्कुल इजी है। जैसे देखिए दूसरा जो रूल मैंने बताया कि इजे मार वाज वेयर होता है तो उसकी जगह बीइंग का प्रयोग कर दिया जाता है। तो देखिए इसमें भी तो वाज है तो इसमें भी हमें बीइंग का प्रयोग करना चाहिए केवल, और बाकी शेष वाक्य सब वो उतार देना चाहिए सारा मैटर। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए वहाँ पर जो दूसरा रूल मैंने बताया था वो प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस के लिए केवल होता है। मतलब अगर जब इजे मार या वाज वेयर यहाँ पर लिखा उसके बाद फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आनी चाहिए, बस इतना नोटिस करना है। जब हेल्पिंग वर्ब इजे मार या वाज वेयर दिया हो उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ना हो तब रूल लगता है हमारा रूल नंबर 2, इजे मार वाज वेयर की जगह बीइंग। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो वाक्य पैसिव वॉइस माना जाता है इसमें। और कब पैसिव वॉइस माना जाता है, जब इज, एम, आर, वाज या वर इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब हो और उसके तुरंत बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हो तो दोस्तों याद रखना वो वाक्य पैसिव वॉइस होता है। क्या होता है, पैसिव वॉइस। पीवी का मतलब क्या है, पैसिव वॉइस। तो देखिए इसका मतलब है ये वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में वाक्य होता है तो यही जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इन हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर दोस्तों हमारा क्या आ जाता है, हैविंग बीन आ जाता है। क्या आ जाता है, हैविंग
बीन। अब हमको इस तीसरे रूल में हैविंग बीन का प्रयोग करना है। बीन, हैविंग बीन आएगा। जब इजेमार वाज वेयर के साथ में थर्ड फॉर्म ना हो तो केवल बीइंग आता है, जैसे रोल नंबर 2 में था। लेकिन अगर इजेमार वाज वेयर के साथ में थर्ड फॉर्म आ जाती है तो उसके स्थान पर फिर इजेमार वाज वेयर के स्थान पर क्या लेते हैं, हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में दोस्तों क्या हम बनाएंगे, हैविंग बीन लगाएंगे। तो देखिएगा इसका आंसर क्या बनेगा। इसका आंसर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इसका आंसर बनेगा द कॉलेज हैविंग बीन क्लोज्ड, और कॉमा लगा दीजिए, दूसरा वाक्य कॉमा के साथ उतारा जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो पहला वाक्य होता है उसके फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगा दिया जाता है। इसके बाद दूसरा सेंटेंस, जैसा आपको समझ में आ जाए, बस ध्यान ये देना है कि दूसरा सेंटेंस को कॉमा के बाद ही रख, दूसरा जो सेंटेंस होता है उसके पहले कॉमा लगता है। तो इसका बन जाएगा द बॉयज वेंट होम। तो देखिए ये आपके रूल दोस्तों समाप्त होते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में पार्ट 3 में। जो विशेष था वो मैंने सोचा आपको बता दूं, क्योंकि ज़्यादातर हमारा सिंपल सेंटेंस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो सिंपल सेंटेंस में रूल भी काफ़ी हैं। तो दोस्तों आज से हमारा सिंपल सेंटेंस फिनिश तो नहीं होगा, क्योंकि अभी एक रूल बाकी है, वो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल दूँगा। बाकी नहीं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप इंतज़ार करिए। एडजेक्टिव का प्रयोग अभी हमारा बाकी है सिंपल सेंटेंस में, कि एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके ये आपका सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको आ गया हो समझ में तो चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्त करिएगा कि इन वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स लोगों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।